अच्छा जी, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन आपके पास अकाउंटिंग यानी कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो आपके पास अवेलेबल होती है, जो भी इंफॉर्मेशन, किसी भी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि आपके डिसीजन मेकर्स को चाहिए, यानी कि आपके शेयर होल्डर्स को चाहिए, वो किस तरह की होनी चाहिए, उसमें क्या खसूसियात होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली टर्म है जी, रेलिवेंस। हम एक एक करके इसको आगे लेके चलते हैं। छह तरह की टाइप्स होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। सबसे पहले रेलिवेंट, फेथफुलनेस, कंपेरेबिलिटी, वेरीफाइबिलिटी, टाइमलीनेस एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो एक एक करके इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले रेलिवेंस। रेलिवेंस का क्या मतलब है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन अपने स्टेक होल्डर को दी है, जो भी इंफॉर्मेशन आपने अपने स्टेक होल्डर को दी है, वो कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए? वो इंफॉर्मेशन होना चाहिए जिससे उसके डिसीजन पर कोई इफेक्ट आ रहा है। कंपनी के 10 वेयर हाउसेज हैं, 10 में से कोई क्या कहते हैं, नेचुरल डिजास्टर आता है और उन 10 में से आपके 8 या 9 वेयर हाउसेज जल गए। तो अब आपको ये एक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है जो कि आपके अपने डिसीजन मेकर्स यानी कि शेयर होल्डर्स को देनी है, क्योंकि हो सकता है उनका डिसीजन इससे चेंज हो, क्योंकि कंपनी तो अब बंद होने लगी है। हाँ, अब ये इंफॉर्मेशन रेलिवेंट नहीं है कि आपके पास 10 स्टोर है, 10 स्टोर में एक स्टोर है जी, उसकी 10 करोड़ की सेल है, उसमें जी 2 लाख की चोरी हो गई है। तो अब 2 लाख की चोरी हो गई है, तो ये इंफॉर्मेशन आपके शेयर होल्डर के लिए रेलिवेंट नहीं है। ये उसके, क्या उसका इससे कोई डिसीजन चेंज हो रहा है? क्या उसके कोई क्या कहते हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस पर कोई इफेक्ट आ रहा है? नहीं सर। तो आपको इंफॉर्मेशन कौन सी देनी है? अपनी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अपने रिकॉर्ड्स में दिखानी है। ठीक है जी। नेक्स्ट, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है कि आपको ऑडिट करते वक्त आपने 1,000 में से 100 ट्रांजेक्शन चेक करनी होती हैं। ठीक है, लेट से ये एग्जांपल दे रहा हूं, 1,000 में से 100 ट्रांजेक्शन चेक करनी है। अब आपकी ईमानदारी क्या है, आपकी फेथफुलनेस क्या है कि आपको जो 100 ट्रांजेक्शन दी गई हैं, इन 100 ट्रांजेक्शन को आपने कंप्लीटली चेकआउट करना है। इनमें कोई भी चीज मिसिंग नहीं करनी, इनमें कोई भी चीज ऐसी नहीं कि जिसको इग्नोर किया जाए। इंफॉर्मेशन शुड बी फेथफुली रिप्रेजेंट द transaction and event of the business. It should be complete. All transaction and balances have been recorded. Neutral, अनबाइज्ड एंड फ्री फ्रॉम मैनिपुलेशन। जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो अनबाइज्ड होनी चाहिए, यानी उसमें कोई आपने मैनिपुलेशन, कोई आपने दो नंबरी ना की हो। ठीक है। फ्री फ्रॉम एरर। जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन जो आप देने लगे हो, वो फेथफुल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब होगा कि उसमें कोई भी गलती ना हो। एक कंप्लीट हो, एक न्यूट्रल हो यानी कि उसमें कोई बाइसनेस ना हो, कोई दो नंबरी ना हो, और तीसरा फ्री फ्रॉम एरर के उसमें कोई एरर ना हो। फॉर एग्जांपल, इफ द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इज 420, इट शुड मीन दैट द बिजनेस हैज कैश ऑफ 420, नो मोर नो लेस। आपको ये नहीं दिखाना कि हाँ यार वो पैसे आने वाले हैं, शाम को आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास अभी जो पैसे हैं, सिर्फ आपको अभी वही दिखाने हैं। ठीक है। कंपेरेबिलिटी। जो आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपके पास है, जो आपके पास आपकी यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो कंपेरेबल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल उसने दिया है, द सेल्स ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड फॉर अप्रैल 2002 शुड बी फॉर अप्रैल 2002, नॉट बिफोर नॉट आफ्टर, टू बी कंपेयर्ड विद 2001। देखो, आपको कंपेरेबिलिटी का क्या मतलब है कि आप इस साल की परफॉर्मेंस को पिछले साल की परफॉर्मेंस से जज कर रहे हो। इस साल के इस महीने की सेल को पिछले साल के इस महीने की सेल के साथ कंपेयर करो। उसने कहा है कि अप्रैल 2002 की जो सेल है, वो एक तो अप्रैल 2002 की ही होनी चाहिए, और वो कंपेरेबल हो किससे? अप्रैल 2001 से, हम उसको कंपेयर कर सकें। कंपनी एक पॉलिसी यूज करती है डेप्रिसिएशन की, तो वो वही पॉलिसी यूज करेगी, वो दोबारा वो आगे कंसिस्टेंट सालों में वही पॉलिसी यूज करेगी। इसी वजह से हम उसकी कंपैरिजन कर पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक साल एक पॉलिसी, अगले साल दूसरी पॉलिसी, अगले साल तीसरी पॉलिसी, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते कि इस साल को पिछले साल के साथ कभी भी कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। वेरीफाइबिलिटी। वेरीफाइबिलिटी का मतलब है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन दो, उसका आपके पास एविडेंस होना चाहिए। जो आप अपने शेयर होल्डर को, जो आप अपने स्टेक होल्डर्स को इंफॉर्मेशन दे रहे हो, उसका आपके पास कोई ना कोई सबूत होना चाहिए। वेरीफाइबल मींस दैट द इंफॉर्मेशन शुड बी सपोर्टेड बाय एविडेंस। एक सबूत होना चाहिए। दिस यूजली मीन हैव अ सपोर्टिंग फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। आप कहते हो कि जी मैंने सेल्स की हैं, ठीक है, आपके आपके पास सेल इनवॉइस होनी चाहिए। आपका ऑडिटर कहता है मैंने सेल्स को वेरीफाई किया है, तो उसको, उसके पास उन सेल इनवॉइस की वेरीफाइड
कॉपी मौजूद होनी चाहिए। आपका ऑडिटर कहता है कि जी मैंने इन्वेंट्री काउंट किया है, तो उसके पास इन्वेंट्री काउंट के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो जो भी इंफॉर्मेशन हो वो वेरीफाइबल हो, या उसका एक आपके पास एविडेंस मौजूद हो। देन टाइमलीनेस, देखो इंफॉर्मेशन जो भी हो, किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन हो, आपको हमेशा वो टाइम पर मिलेगी तो आपके काम की है। अगर टाइम के बाद मिलेगी तो वो आपके किसी काम की नहीं है। ठीक है। अगर आपको एक इंफॉर्मेशन टाइम पर नहीं मिलती तो वो आपके किसी भी काम की नहीं है। तो टाइमलीनेस इंफॉर्मेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आप जब भी एक इंफॉर्मेशन बनाओ तो उसको टाइम पर आगे पहुंचा दो। टाइम पर आपको वो मिलनी चाहिए, आपके शेयर होल्डर को टाइम पर पता चलना चाहिए। टाइमलेस मीन रिसीविंग अप टू डेट इंफॉर्मेशन इन द टाइम फॉर इट बी यूजफुल। ये नहीं है कि आज हमें 31 दिसंबर 2002 पे हमें फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स चाहिए और हमें डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं अगले 3 महीने के बाद मार्च में जाके, तो उस डॉक्यूमेंट्स का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वो हमें आज चाहिए थे। तो टाइमलेस बताता है कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन हो, गुड क्वालिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन में आता है कि आपकी इंफॉर्मेशन टाइमलीनेस हो, यानी कि टाइम पर आपके पास मौजूद हो, जब चाहिए हो तब आपके पास मौजूद हो। अंडरस्टैंडेबिलिटी, देखो अंडरस्टैंडेबिलिटी का क्या मतलब है कि जो भी आप इंफॉर्मेशन बना के दे रहे हो अपने स्टेक होल्डर्स को, हमने पहले ही बात की है, जो आपके स्टेक होल्डर्स शेयर होल्डर्स होते हैं, सॉरी, शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कई बार ऐसा होता है कि वो नॉन अकाउंटेंट होते हैं, उन्होंने सिर्फ पैसा लगाया है। अब उनको आपकी अकाउंटिंग फिगर समझ नहीं आएंगे। आपको क्या करना चाहिए, आपको चार्ट्स डेवलप करने चाहिए आपके एक्सेल पर। आपके पास चार्ट्स होने चाहिए, उन चार्ट्स के जरिए आप उनको बताओ कि देखो पिछले साल में ये सेल थी, इस साल कम होगी, इस साल बढ़ गई, इस साल कम होगी, इस साल इतने प्रॉफिट आए, पिछले साल इतने प्रॉफिट थे। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन जो भी आपके पास अवेलेबल है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, उसको एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में आपको लिखना चाहिए। आपको उसको अंडरस्टैंडेबल बनाना चाहिए कि कोई भी नॉर्मल बंदा अगर उसको पढ़े, नॉन अकाउंटेंट बंदा पढ़े, उसको डेबिट क्रेडिट का नहीं पता, वो पढ़े तो उसको समझ आए कि हाँ यार ये क्या बात हो रही है। ठीक है जी। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर फाइनेंशियल और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। तो ये आपकी कुछ 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है। आपको पेपर में कभी भी वो डायरेक्टली मतलब इसकी कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछेगा, बट आपको फिर भी इसका मतलब समझ आना चाहिए। वो किसी भी तरह सिनेरियो में पूछ सकता है। ठीक है, वो रेलिवेंस के बारे में पूछ ले कि भाई ये मैंने नीचे कुछ लिखा हुआ है, बताओ इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है इंफॉर्मेशन की, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। तो फिर आपको अगर रेलिवेंस और ये सारी आती हैं तो आप इनका आंसर कर पाओगे। ठीक है जी।